हेलो बच्चों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आपके सामाजिक विज्ञान जो कि 2024 के लिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए उसके 30 क्वेश्चंस मैं आपको शॉर्ट के कराऊंगी, ठीक है। और इसी के साथ साथ 5 क्वेश्चंस मैं आपको लॉन्ग के कराऊंगी। अगर आप इतने क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, और बात रही वेरी शॉर्ट और बहुविकल्पीय की, जिसे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं, ऑब्जेक्टिव, तो ये जो है मैंने बहुत वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिया है, तो वहां से जाकर के आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और वही चीजों को मैं देखिए, एक बार एक चीज और याद रखिएगा बच्चों कि आप कोई भी चीज जो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, उसका 50% सिलेबस ही आपके एग्जाम में आता है। ओके। और इस 50% में आपको बच्चों याद रखिएगा कि 40% का जो सिलेबस होता है उसको इतने अच्छे से रिवीजन करना है, मतलब 100% ऐसा रिवीजन दीजिए उसको कि अगर आपसे कहे कोई कि आप अपना आंख बंद करके भी उसको सुना सको, अगर कोई आपसे सवाल पूछे तो आप अपनी आंख को बंद करके भी वो आप सुना सके। इस तरीके से आप तैयार करिए, ठीक है। तो जो ये 30% का सिलेबस, जो ये 40% मैंने कहा है, यही 40% मैं आपको हर सब्जेक्ट में करवा रही हूँ। जैसे हिंदी का मैंने कराया है ना, हर एक चीजें कराया मैंने। इंग्लिश की बारी अब चल रही है। साइंस मैंने आपको करा दिया है। ओके। एसएसटी अब कराने चल रही हूँ। तो ऐसे ऐसे हर एक सब्जेक्ट पे मैं करा दूंगी। दिसंबर खत्म होने होने तक मैं हर एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट कराऊंगी। अब आपको क्या करना है बच्चों, देखिए, अगर आप खुद से एक चीज सोचिए, अगर आपको कोई चीज पानी है ना, अगर आपको सक्सेस पाना है तो क्या उसका कोई शॉर्टकट है? कहोगे नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको मेहनत, हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। और हार्ड वर्क के लिए मैं यही बोलूंगी, जितने बच्चों को 90% प्लस लेके आना है वही वीडियो को देखें, बाकी कोई जरूरत नहीं है वीडियो को देखने की। जिनको अच्छे नंबर लेके आने हैं वही वीडियो में रुकिएगा, बाकी आप अदर छोड़ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। और ये प्रश्नों को आपको बच्चों अपने क्वेश्चन बैंक में क्या कर लेना है, टिक। ठीक, जितने बच्चे हैं क्वेश्चन बैंक में अपने टिक करते चलिएगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लेना। और इन्हीं क्वेश्चंस को आपको बार बार तैयार करते रहना जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता। अब बारी है बच्चों रिवीजन की। 1.5 महीना आपके पास है, इसी समय में आपको बहुत तगड़े तरीके से रिवीजन करना है। और जो बच्चे अच्छे से अपना 100% देकर के रिवीजन कर लेंगे उनका परसेंटेज 90% आने से कोई नहीं रोक सकता। और जो बच्चे यहीं पे रिवीजन में पीछे हटेंगे उन्हीं का जो परसेंटेज है वो 80 तक रह जाएगा, ये मैं दावा करके कह सकती हूँ। तो चलिए फिर अब इसको हटाते हैं साइड में, हो गई बहुत सारी ज्ञान की बातें, शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो सामाजिक विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वाला, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? ठीक, ये आपको बताना सबसे पहले जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था और कैसे हुआ था, इसकी आपको विस्तृत जानकारी देनी है। ओके, चलिए अब थोड़ा सा पहले जब आप ये आंसर लिखेंगे तो जर्मनी के बारे में थोड़ा सा पहले उसका इतिहास लिखेंगे, फिर हुआ कब ये लिखेंगे, उसमें किसने किसने सहयोग किया और कैसे हुआ, इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सत्याग्रह का क्या अर्थ है? अब आप समझ रहे हैं, क्वेश्चन देख के समझ आ रहा होगा कि ये महात्मा गांधी जी के समय से जुड़ा हुआ है। और अगर मैं कहूँ आपसे कि महात्मा गांधी जी हमारे भारत में अफ्रीका से कब आए थे? 1915 में आए थे, है ना। 1915 में जब आए तो उन्होंने उसके बाद 1916 से 3 सत्याग्रह लगातार किया था। और आपसे ये पूछा जाता है, सी का मतलब क्या है? चंपारण। ए का मतलब है अहमदाबाद, अहमदाबाद। और के का मतलब है खेड़ा। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, केक, है ना, ऐसे याद रखिएगा, केक, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। तो ये सत्याग्रह 3 लगातार उन्होंने किया था, तो याद रखिएगा। और पूछा जाता है आपसे, महात्मा गांधी भारत कब आए थे? 1915 में वो भारत आए थे। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे, तो हो सकता है सवाल ये आ जाए, तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ये क्या थे? गांधी जी के राजनैतिक गुरु थे। ठीक है बच्चों, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। 1922 की महामंदी मतलब प्रथम विश्व युद्ध के बाद का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? यहाँ पे मैंने क्वेश्चन गलती से लिख दिया था, का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? जब मतलब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय जो भारत के सिपाही थे, भारत के लोग थे, वो लोग भी अंग्रेज ब्रिटिश की तरफ से लड़ने के लिए गए थे, है ना। तो ये सब चीजें हुई थी। उसके बाद आपको बताना है
कि थोड़ा बैकग्राउंड आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं हर एक चीज में बैकग्राउंड बताते चल रही हूँ। उसका हमारे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था वो चीज आपको बतानी है, मेंशन करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, आदि औद्योगिकरण का मतलब बताइए। इसका आपको मतलब बताना है। पहले लिखेंगे आदि औद्योगिकरण क्या होता है, उसके कुछ आपको उसमें कुछ 4-5 पॉइंट मेंशन करना है, उसके बाद आगे क्या प्रोसेस में भाग लेना है। चलिए अगले सवाल तरफ बढ़ेंगे। 5वां क्वेश्चन, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की, है ना। अब पहले तो आपको बताना है मुद्रण संस्कृति क्या होती है, फिर उसके बाद आप बताएंगे कि भारत में राष्ट्रवाद के विकास में इसका किस प्रकार से योगदान रहा है। अगला सवाल, भूमि के ह्रास यानी कि निम्नीकरण का क्या अर्थ है। भूमि के ह्रास के उत्तरदायी कारण क्या है। सबसे पहले आप यहाँ पे डेफिनेशन देंगे कि भूमि का ह्रास या निम्नीकरण का अर्थ क्या होता है। उसके बाद लिखेंगे कि भूमि के ह्रास के उत्तरदायी कारण, हेडिंग डालेंगे। उसके बाद नीचे लिखेंगे निम्नलिखित कारण है, पर आपको वहां पे 6-7 पॉइंट लिख देना है। ओके, पॉइंट बना के जब आप लिखते हैं, जैसे 1 2 3 लगातार एक पैराग्राफ में ना लिख करके अगर आप 1 2 3 4 पॉइंट बना के लिखते हैं, वहां नंबर आपको बढ़िया मिलते हैं। चलिए बच्चों अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों उत्तरदायी या फिर क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप जैव विविधता की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद मानव जीवन पर उसके क्या महत्वपूर्ण लक्षण है या फिर जो भी है आप वहां पे उसको लिखेंगे। अगला सवाल, जल दुर्लभता क्या है, इसके मुख्य कारण बताइए। ठीक बच्चों, एक बार वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दो प्लीज। चलो 9वां क्वेश्चन, भारत में कृषि के महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब आपको पता है हमारा भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है, और भारत में जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है वो क्या कहा जाता है, कृषि को कहा जाता है। हमारे भारत में बच्चों एक रेशियो याद रखिएगा आप, मैं बता दे रही हूँ आपको, 70% जो हमारे यहाँ पे व्यापार होता है या फिर 70% हमारी अर्थव्यवस्था है वो किस पर टिकी है, अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी हुई है। तो इसीलिए सभी को किसानों का क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। अगला सवाल, भारत में कृषि की 3 विशेषताएं लिखिए। ठीक, भारत में जो कृषि होती है उसकी 3 विशेषता आपको लिखनी है। अगला सवाल, प्रश्न नंबर 11 में 2 क्वेश्चन है, लौह और अलौह खनिज किसे कहते हैं, और ख नंबर है परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या है। ठीक, दोनों में आपको ये चीजें लिखनी है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, खनिज संचरण की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो बच्चों, जहां पे जरूरत है मैं वहां पे थोड़ा बहुत बताते चल रही हूँ, जहां जरूरत नहीं है तो आपका टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करूंगी, आपको बताते चलूंगी कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। एक होता है परंपरागत स्रोत, एक होता है गैर परंपरागत स्रोत। तो दोनों अपने क्वेश्चन बैंक से या बुक से पढ़ लीजिएगा कि दोनों में क्या क्या अंतर होते हैं, हो सकता है अंतर पे सवाल बन जाए। क्वेश्चन नंबर 14, आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। अब बच्चों देखो, एक चीज मैंने यहाँ पे इसे उदाहरण इसलिए लिखा है क्योंकि देखो क्या बोला गया है, आधारभूत उद्योग क्या है ना। यहाँ पे आगे क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि उदाहरण देकर आप इसको समझाइए। अगर इसमें ये चीज ना लिखी होती, उदाहरण देकर समझाइए, फिर भी आपको अगर अच्छे नंबर लेके आने हैं तो हर एक चीज में उदाहरण जहां पे बन सके जरूर दीजिएगा। और ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बात मेरे बाबा जो कि वो गवर्नमेंट टीचर हैं उन्होंने भी मुझे बताई, तो इसलिए उनका मानना है कि हर एक चीज में उदाहरण जरूर लिखना चाहिए। अच्छा, अब ये बात बताओ कि जैसे मेरे बाबा तो गवर्नमेंट टीचर थे, तो क्या मैं कुछ आपके लिए टिप्स उनसे करवा सकती हूँ? अगर हाँ तो बोल देना, मैं उनके लिए उनका एक वीडियो बना के आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15, सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। 16 नंबर सवाल, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। अब देखिए इसमें थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगी आपको। सबसे पहले समझिए सत्ता की साझेदारी क्या होती है। जैसे मान लीजिए अभी हमारे यहाँ पे, एक मिनट देखिए दूसरा पेज ले लेती हूँ ना, ये थोड़ा सा खराब है। देखो सबसे पहले समझिएगा, सत्ता की साझेदारी, यही पूछा गया है आपसे, क्यों आवश्यक है। तो अब आप देखेंगे अपने यहाँ पे, तो जैसे क्या है, केंद्र सरकार काम करती है ना, सेंट्रल जिसे हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। और उसके बाद केंद्र सरकार के बाद हर एक अलग अलग राज्य में क्या काम करती है बच्चों, राज्य सरकार काम करती है ना। राज्य सरकार काम करती है कि नहीं, ये हो गया राज्य सरकार। तो अब ये बताओ कि क्या केवल सेंट्रल गवर्नमेंट अगर हो, राज्य सरकार ना हो, तो क्या अकेले हर एक व्यक्ति की प्रॉब्लम कोई एक अकेला इंसान कर सकता है सॉल्व? नहीं कर सकता। तो इसीलिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप ही के घर में कुल मिला के 12 मेंबर्स हैं, है ना। कुल कितने मेंबर्स हैं, 12 मेंबर्स। मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको बांट दिया। मान लीजिए अब सबके
अंडर में जो काम हो रहा है वो केवल एक व्यक्ति आपके बाबा जी को दे दिया जाए, तो क्या वो अपने तरीके से सबको देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। जो उनके पास है बस उन्हीं को वो देख सकते हैं, दूर वालों को नहीं देख पाएंगे। इसीलिए सर व्यवस्था की गई कि हर एक जो हमारे देश में रहने वाले व्यक्ति हैं उन तक हर एक सुविधाएं पहुंचे और उनकी बात सरकार तक पहुंचे। इसीलिए सत्ता का बंटवारा किया गया था, ताकि जो है केवल उन्हीं व्यक्तियों तक लाभ ना पहुंचे जो सरकार के नजदीक हैं, जो सरकार से दूर है उन तक भी सरकारी सुविधाएं पहुंच सके। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। 17 नंबर, संघवाद का क्या अर्थ है? आपको ये बताना है। संघवाद का मतलब होता है जैसे यूनिटी है हमारे यहाँ इंडिया में, तो संघवाद मतलब ये होता है जैसे अपना राज्य है, 28 राज्य है अपने भारत में। अभी कितने राज्य हैं? 28 ही तो है ना। कमेंट बॉक्स में एक बार लिखना। तो भारत में क्या है, कुल 28 राज्य हैं। तो ये सभी राज्य भारत का क्या है, एक हिस्सा है। अगर कोई राज्य चाहे तो भारत से वो निकल नहीं सकता, ये अपने यहाँ पे नियम होता है। यही होता है संघवाद। ठीक, चलिए अगला सवाल। विकेंद्रीकरण क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसके लिए संविधान में क्या व्यवस्था दी गई है? किन्हीं चार का उल्लेख करिए। ठीक, अगला सवाल। भारत के में विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बढ़िया से इसको तैयार करिएगा। अगला सवाल। अपने प्रदेश के 2 क्षेत्रीय दलों का उल्लेख कीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन। भारतीय लोकतंत्र की 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए। अगला सवाल। भारतीय लोकतंत्र की 3 प्रमुख विशेषताएं क्या होंगी? एक तो हो जाएगा हमारा स्वतंत्र न्यायपालिका है ना, कार्यपालिका है, ये सभी सब विशेषताएं हैं। और आपके बुक में क्या दिया है आप उस हिसाब से पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय आय वृद्धि है तो कोई 3 उपाय बताइए। जैसे हमारी राष्ट्रीय आय है तो उसमें वृद्धि कैसे हो सकती है, उसके आपको उपाय बताने हैं। आप अपने मन से भी लिख सकते हैं और अपनी किताब से हेल्प लेके भी लिख सकते हैं, लेकिन बोर्ड में थोड़ी ना किताब मिलेगी, तो इसलिए घर पे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्राम रोजगार अभियान, जिसको हम शॉर्ट में मनरेगा कहते हैं, इसमें ये एक्ट कब आया था? इसके लिए 2005 में आया था। याद रखिएगा। मान लो यही सवाल बहुविकल्पी में आपसे पूछा जाए कि मनरेगा भारत में कब आया था, तो 2005 में आया था। और ये किसका उद्देश्य था? गांधी जी का, इसीलिए इनका नाम आगे महात्मा गांधी लिखा हुआ है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड जो है स्कीम या फिर योजना अभियान बोल सकते हैं आप, के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। गांधी जी का ये उद्देश्य था कि हर एक व्यक्ति को क्या मिले? एक जॉब मिले, गारंटीड। इसीलिए यहाँ पे जी का मतलब है गारंटीड, मतलब हम गारंटी देते हैं आपको जॉब देने की। और इसमें टोटल 100 दिनों का आपको क्या दिया जाता है? रोजगार दिया जाता है। ठीक, जिसमें आपको एक दिन का जो रोजगार है वो कितना रुपए? 230 रुपए है। हो सकता है यही सवाल पूछा जाए, इसलिए बहुत डिटेल में आपको हर एक चीजें बताते चल रही हूँ, कहीं छूट ना जाए कुछ। क्वेश्चन नंबर 24। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? तृतीय क्षेत्र का मतलब है सर्विस सेक्टर। ओके, तो इसके बारे में आपसे पूछा गया है और बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 25। औपचारिक तथा अनौपचारिक ऋणों में कोई 2 अंतर लिखिए। अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, किताब से बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 26। विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? इसके किन्हीं 3 लाभों का वर्णन कीजिए। विदेशी व्यापार है ना, जिसको फॉरेन जो हम करते हैं, तो उसमें बताना है इससे आप क्या समझते हैं। तो विदेशी व्यापार क्या होगा? बाहर के देशों से जो हम लेन देन करते हैं वो विदेशी व्यापार होता है। किन्हीं 3 लाभों का वर्णन कीजिए। अब लाभ में क्या करोगे? देखो, जैसे कोई हमारी चीज हमारे यहाँ नहीं है तो वो हमें मिल जाती है ना। जैसे मान लीजिए अपने यहाँ पे जो पाम ऑयल होता है वो हमारे यहाँ नहीं होता है। जैसे कीवी आपने खाया है ना, जो कहते हैं डॉक्टर से प्लेटलेट्स डाउन हो गया तो कीवी आप खाइए। तो याद रखिएगा कि ये जो कीवी है वो केवल और केवल बच्चों ऑस्ट्रेलिया में ही मिलता है। केवल और केवल पूरी दुनिया में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में कीवी पाया जाता है। तो जो चीज देखो कहीं नहीं पाई जाती वो हमारे यहाँ पे आ जाता है। तो ये तो पहला लाभ हो गया, हमारे यहाँ जो चीज नहीं है वो हमें मिल जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे लाभ हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा और सवाल बनेगा, सवाल देख के जाइएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। देखो मैंने आप लोगों के लिए पूरी कॉपी बना दी है सवालों के लिए। चलो अगला सवाल देखो। क्वेश्चन नंबर 27। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 8। कोपरा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, याद रखिएगा और इसको अच्छे से तैयार करके जाना। लोकतंत्र किस तरह जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है? इसके ऊपर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 लो की लास्ट है। भारत में जाति प्रथा का राजनीति और समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? आपको इसको भी बताना है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा और अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक, चलो फिर बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद से आप क्या तात्पर्य है? यूरोप में देखो राष्ट्रवाद के उदय में होने वाली कौन कौन सी परिस्थितियां सहायक हुई, इसको आपको बताना है, डिटेल्ड में डिस्कस करना है। दूसरा सवाल है, असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, इसके क्या कारण थे? देखो इसमें मैंने 7 क्वेश्चन लिखा था, मैंने शुरुआत में शायद 5 बोला था, याद रखिएगा 7 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आपके जो क्वेश्चन सेट पेपर बनता है वो 7 सेट बनते हैं, तो 7 सेट में कहीं ना कहीं तो 7 सवाल पूछे ही जाने वाले हैं, इसीलिए मैंने 7 सवालों को लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, 7 ना तैयार होगा, लेकिन ये वाला अगर क्वेश्चन छोड़ दिया आपने तो पछताओगी, बता रही हूँ, क्योंकि ये ऐसा सवाल है जिससे आपका कम से कम 3 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा और अति लघु और बहुविकल्पीय तो बनेगा ही बनेगा, इसलिए बहुत अच्छे से तैयार करना। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। देखो ये शॉर्ट में भी आया था, लॉन्ग में भी है। 5वां सवाल, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है? मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का उल्लेख करिए। अगला सवाल, भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, इसके 4 लक्षण बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, संगठित और असंगठित क्षेत्रकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो टोटल बच्चों ये 37 क्वेश्चन हैं जो सामाजिक विज्ञान के लिए है आपके, है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से इसको अपना 100% देके बच्चों प्लीज तैयार कर लेना। मैं प्लीज बोल रही हूँ, इसका मतलब ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, छोड़ के मत आना, कोई भी सवाल स्किप मत करके आइएगा बोर्ड में, बस हर एक सवाल का आंसर करके आइएगा, इसीलिए मैं हर एक चीज आपको बता रही हूँ। इतना मैं आपको बता दे रही हूँ, इतना शायद मुझे भी किसी ने नहीं बताया था, अगर मुझे बताया होता तो हो सकता उस समय मेरा टॉपर में न्यूज़पेपर में नाम निकलता, तो कोई बात नहीं, अगर मैंने नहीं निकाला तो मुझे उम्मीद है कि आप जरूर निकालेंगे, है ना। चलिए फिर वीडियो पसंद आए तो एक बार शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू एंड बाय बाय। और सबसे जरूरी चीज जो मैं हर वीडियो में आपके लिए बोलती हूँ, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।